हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, है ना। यूनिट डिजिट से रिलेटेड यदि सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे सवाल के लिए बेसिक क्या होना चाहिए और ऐसे सवाल यदि बनते हैं इकाई अंक से रिलेटेड तो उन सवालों को हम कैसे डील करेंगे। आज के क्लास में हम पूरा इन्हीं चीजों के बारे में हम अब देखने वाले हैं। क्लियर है? पूरा बेसिक से, है ना। जो जो आपके पास कंटेंट होने चाहिए वो सभी कंटेंट को आज हम देखने वाले हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक में होता क्या है ना। इकाई अंक को यदि अच्छे से समझना है तो इकाई अंक की साइक्लिसिटी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। यदि एक बार आप साइक्लिसिटी को समझ गए तो मुझे लगता है कि इकाई अंक से यदि आपको जो भी सवाल पूछिए आप उन सभी सवालों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है? तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा पूरी तरीके से इकाई अंक या यूनिट डिजिट पर आधारित होने वाला है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे घात और अंकों की। अब हमारे पास मूल रूप से यदि अंकों की बात करें तो हमारे पास टोटल 10 ही मूल अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और घात का लाइन वो है और घात आपके अनंत तक हो सकता है, इतना आपको याद रखना है। तो पहली चीज हम देखें कि जब जब इकाई के अंक पर 0 होता है, कोई भी अंक ले लो जिसकी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, चाहे उसके ऊपर लाखों का पावर क्यों ना कर दिया जाए, हर बार हमने एक चीज देखे कि 0 है, यदि 1 का पावर रहेगा तो इकाई अंक 0 ही मिलेगा। यदि 0 के ऊपर 2 का पावर है तो इकाई अंक 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार आपको 3 का पावर, 4, 5, 6 जितना भी पावर लगा दे, हर बार आपको पावर कैसे इकाई का अंक क्या देखने को मिल गया, 0 दिखने को मिल गया। क्लियर है भाई? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी संख्या के ऊपर मान लो मेरे पास ये 10 है और 10 के ऊपर मैं चाहूं n की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो इकाई का जो अंक आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट हर बार मुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आप कहोगे भाई 0 देखने को मिलेगा, है ना। ये आगे समझ में। उसी प्रकार यदि मैं 1 की बात करूं, अब कोई अंक मेरे पास मान लेता हूं 11 और 11 के ऊपर कोई सा भी घात रहे, है ना, n की वैल्यू मैं जो रखना चाहूं अपनी मर्जी से रख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि भाई 1 के ऊपर इकाई अंक पर, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 11 में, तो आप कहोगे 1 है। 1 के ऊपर मान लो 1 का पावर हो जाए तो इकाई अंक 1 मिलेगा। उसी प्रकार 2 का पावर हो जाए तो भी हमको 1 मिलेगा। उसी प्रकार 1 इकाई अंक वाले के ऊपर हम कोई सा भी घात लगाए, हर बार हमको इकाई पर कौन सा मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट ये हर बार हमको क्या देखने को मिलेगा, 1। तो यहाँ पर हमने देखे कि यहाँ पर 0 की साइक्लिसिटी कितना हुआ, तो 0 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, क्योंकि अपने आप को रिपीट नहीं कर, है ना, हर बार अपने आप को क्या करता है यहाँ पर रिपीट करता है, कोई दूसरा अंक को रिपीट नहीं करता यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 की साइक्लिसिटी 1 हो गया है। उसी प्रकार 1 यदि इकाई अंक पर है तो उसके ऊपर घात चाहे लाखों का हो जाए, हर बार इकाई के स्थान पर हमको 1 ही देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उसके बाद 2 की बात करें, तो यदि मान लो इकाई का अंक कैसा है, 2 है और 2 के ऊपर मान लेते हैं 1 की पावर हो जाए, इकाई अंक मान लेते हैं 2 और 2 के ऊपर 1 की पावर होगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 एकम 2 होना चाहिए। उसी प्रकार 2 की पावर 2 होने पर क्या हो जाएगा, तो भाई आप कहोगे 2 की पावर 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना आना चाहिए, 2 दूनी 4। उसी प्रकार 2 की पावर 3 हो जाने पर कितना होगा, तो आप कहोगे मुझे फिर तो 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8। उसी प्रकार 2 की पावर 4 करने पर मेरे प्यारे दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके कितना लिख दोगे आप कहोगे 16। और यदि हम 2 की पावर 5 कर देंगे, मतलब 2 को कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार, है ना। ये 3 बार हो गए, 4 बार और 5 बार, और गुणा करने पर कितना होता है, 32। तो इकाई अंक पर ख्यात देखने को मिल गया हमको, फिर 2 देखने को मिल गया। तो मैंने एक चीज कहा कि भाई 2 की जो साइक्लिसिटी होती है 4 बार की होती है। ये एक बार 2 आएगा, उसके बाद 2 का घात होने पर 4 आएगा, है ना, 3 का घात होने पर 8 आएगा और 4 की घात होने पर 16 आएगा। और जैसे हम 5 की घात करेंगे फिर इकाई का अंक 2 आएगा, 6 की घात करने पर फिर 4 आएगा, 7 की घात करने पर 8, है ना, और उसी प्रकार 8 की घात करने पर 16 का मतलब इकाई अंक 6 देखने को मिलेगा। तो हमने इन्हीं चीजों को लिखे हैं कि यदि मान ली जाए 2 की घात 1 की घात आया तो 2, फिर 2 की घात आया तो 4, फिर 3 की घात आया तो इकाई का अंक 8, फिर 4 का घात होने पर 6, फिर यदि 5 का घात होगा तो फिर इकाई का अंक 2 मिलेगा,
6 की घात होने पर 4, 8, 6 और 2। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे कि 2 की साइक्लिसिटी 4 बार की हो जाती है ना। 2 जो होता है हर चौथे बार में अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है। 24, 86, फिर उसी प्रकार 24, 86, तो आगे भी आपको इसी क्रम में आपको क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों मैं 3 की बात करूं तो 3 की भी साइक्लिसिटी 4 की होती है। ये आपको याद रखना होगा। 3 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की। देखो यहाँ पर 3 आएगा, फिर 9, फिर 7, 1, उसके बाद फिर क्या देखने को मिलेगा, फिर वहीं से 3, 9, 7, 1, फिर 3, 9, 7, 1, है ना। यदि आप हल करोगे 3 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 मतलब होता है 27 की इकाई अंक 7, 3 की पावर 4 मतलब हो जाएगा भाई आपके पास 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 3 की पावर यदि मैं कर दूं 5 तो आपको फिर इकाई अंक पर 3 देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, मतलब हर चौथे बार के बाद, है ना। 4 तक तो सेम सेम दोहराएगा, जैसे 3, 9, 7, 1, उसके बाद फिर यदि हम घात बढ़ाएंगे तो फिर ये 3, 9, 7, 1 होते जाएगा, और इस प्रकार से साइक्लिसिटी क्या होगा, कंटिन्यू चलते जाएगा, चलते जाता है। क्लियर है। अब हम यदि बात करें 4 की, तो 4 की साइक्लिसिटी होती है दोस्तों 2 की, याद रखना। 4 की साइक्लिसिटी मतलब यदि हम बात करें 4 की, तो यहाँ पर देखोगे आप कि भाई 4 की पावर 1 होने पर आप कहोगे इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर 2 होने पर तो आप कहोगे 4 चौके 16 होता है, और 4 की पावर 3 करने पर 4 का क्यूब होता है, आप लोगों को पता होगा 64। देखो 4 आया, फिर 6, फिर 4 आएगा, और फिर आगे हल करने पर फिर 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है। 4, 6 के बाद फिर 4, 6, फिर 4, 6 के बाद फिर 4, 6, और इसी प्रकार से क्रम क्या होगा, आगे तक चलते रहता है। तो ये होता है 4 की साइक्लिसिटी। उसी प्रकार 5 की बात करें, अब यदि इकाई का अंक मान लो 5 है, और इसके ऊपर चाहे आप कोई सभी घात लगा दो, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी होती है 1 की, है ना। जैसे 5 के ऊपर 1 करने की, 1 की पावर करने पर 5, 5 की पावर 2 करने पर 5 हम 25 की 5, 5 की पावर 3 करने पर 125 के 5, मतलब हम देखें कि 5 की साइक्लिसिटी 1 की है, मतलब 5 के ऊपर चाहे कोई सभी आप घात लगाओगे, हर बार इकाई का अंक आपको 5 ही देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है। उसी प्रकार 6 की बात करें तो 6 की साइक्लिसिटी भी 1 की होती है। 6 के ऊपर चाहे कोई सा भी घात लगाओ, हर बार आपको इकाई का अंक यहाँ पर 6 ही देखने को मिलेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 की बात करने पर देखो भाई 7 की पावर 1 होने पर 7, 7 की पावर 2 होने पर 9, 7 की पावर यदि 3 हो जाए तो 3 होता है, 7 की पावर 4 हो जाए तो 1। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है 4 की होती है। 7931 के बाद फिर अपने आप को रिपीट करता है 7931, और ये क्रम लगातार क्या होता है, इसी प्रकार के बढ़ते रहता है, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, और हर चौथे बार में अपने आप को क्या करता है, ये रिपीट करते जाता है। आए भी समझ में। उसी प्रकार आगे हम बात करें 8 की साइक्लिसिटी, तो 8 की भी साइक्लिसिटी 6 की होती है, 4 की होती है दोस्तों। 8 में आप एक चीज देख पाओगे, शुरू में 8 की पावर 1 होने पर 8, 8 की पावर 2 होने पर 64 की 4, 8 की पावर 3 होने पर 512 की 2, और उसके बाद 4 करने पर आपके पास इकाई अंक 6 आएगा। तो ये हर चौथे राउंड के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6। तो इसकी भी साइक्लिसिटी यदि मैं बात करूं तो 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। उसी प्रकार अब हमारे पास बच गया 9, तो 9 की यदि साइक्लिसिटी की बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 2 की, है ना। 9 की पावर 1 होने पर 9, और 9 की पावर 2 होने पर 81 का 1, 9 की पावर 3 होने पर आप खुद जानते हो 729 का 9, और फिर आप 4 करोगे तो फिर 1, और इस प्रकार से क्रम क्या होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2 मतलब 81, इस प्रकार से। तो इसकी साइक्लिसिटी जो होता है दोस्तों, ये कितने का होता है, तो आपको याद रखना होना चाहिए 2 का होता है, और हर दूसरे बार ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करते जाता है, और ये क्रम लगातार क्या होता है, चलते रहता है। तो यदि हम इतना समझ गए कि भाई आखिर साइक्लिसिटी किस किस में चेंज होगा, तो हमको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हमने देखे कि भाई 0, 1, 5 और 6 ये आपके 4 अंक ऐसे हैं, कौन कौन से, तो हम कहेंगे 0, 1, 5, 6 जिसकी साइक्लिसिटी 1 की होती है, मतलब इनके ऊपर लाखों का भी घात हम लगा देंगे तो इकाई का अंक स्वयं यही संख्या हमको देखने को मिलेगा। 0 है तो इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, 5 है तो 5 ही, और 6 है तो 6 ही। फिर हम देखें 2 के साइक्लिसिटी वाले 2 अंक है, कौन कौन से, एक तो हमको दिख गया 4 और एक दिख गया 9, है ना भाई, ये सेम साइक्लिसिटी वाले हैं।
यदि मैं बात करूं तो भाई 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है ना। उसी प्रकार 9 की भी साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी होती है, 2 की होती है। मतलब हर दूसरे बार में अपने आप को क्या करता है, रिपीट करते जाता है। अब हमारे पास बच गए 4 अंक, एक तो 2 3 और एक हमारे पास 7 8, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। मतलब हर चौथी बार के बाद जो भी रिपीट आएगा है ना, अपने आप को क्या करता है, रिपीट करते जाता है, रिपीट करते जाता है। आए भी समझ में? तो ये होता है हमारे पास नंबर यूनिट डिजिट। यदि हम इसको अच्छे से समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी सवाल हल करने में दिक्कत होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझना, नियम पहला है, जब इकाई अंक यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल गया, 0 1 5 और 6 हो, तो उसके ऊपर घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा स्वयं वही संख्या होता है। मतलब हम कहेंगे कि भाई इसकी जो साइक्लिसिटी है ना, साइक्लिसिटी की यदि मैं बात करूं तो इसकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 1 की होती है। मतलब मान लो आपकी इकाई का अंक 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए या 6 मिल जाए, ये 4 अंक बिल्कुल आपके दिमाग पे बैठ जाना चाहिए ना। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यदि ऐसे अंक आपको देखने को मिले तो भाई इसके ऊपर लाखों का घात ही क्यों ना हो, इसका इकाई अंक हमेशा यही संख्या आपको देखने को मिलेगा। 0 है तो 0 ही मिलेगा, 1 है तो 1 ही मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा और 6 है तो 6 ही मिलेगा। उसी प्रकार यदि हमारे पास ये अंडरलाइन कर दिया गया है 0 1 5 है, ये सिंगल साइक्लिसिटी वाले डेटा है। अब हम बात करते हैं नियम 2 में, जब इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो, ये 4 के साइक्लिसिटी वाले हमारे पास 2 3 7 या 8 हो, तो इसके घात को 4 से क्या करते हैं, अपन भाग देते हैं। जो शेष प्राप्त होता है वही उस अंक का घात होता है, और जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो 4 घात बन जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैं बात करूं 2 की, अब मान लेते हैं मेरे पास आ गया भाई 2 की पावर आ गया 81। अब मुझे बोल दिया जाए कि इसके इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 81 उठाएंगे और 81 को 4 से भाग देंगे भाई। 4 से भाग देने पर आप कहोगे 20 बार जाएगा तो बचेगा कितना, ऐसे भाग देता हूं, ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा तो है ना, इशू होगा। तो हम क्या करेंगे, 81 और 81 को भाग लगा देंगे किससे, 4 से। 4 से भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 बार गया तो कितना हो गया, 80। आप घटाओगे तो बचेगा कितना, 1। मतलब मैं 2 की पावर 81 को 81 ना मानते हुए मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं दोस्तों, तो आप कहोगे भाई मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि बचा कितना शेष, 1। यदि मान लो यहीं पर हमारे पास बोल दिया जाए कि 2 की पावर 81 ना होकर अब 2 की पावर मान लो मैं कर दूं 82, तब आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 4 से भाग लगाओगे किसको, 82 को। अब ये कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे भाई 20 बार में कितना हो गया, 20 चौके 80, घटाने पर कितना बच गया, 2। मतलब 2 की पावर 82 को मैं चाहूं तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, है ना। जो 2 है इसको तो लेना ही है, और जो शेष बचेगा उसको हम क्या लगा देंगे, घात के रूप में लगा देते हैं। क्लियर है? ये तो आपके पास 1 के रहा, मान लो शेष बचा तब, यहाँ पर 2 शेष बचा तब। कई बार क्या होता है, आपको 3 भी शेष देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं लिख दिया एक और डेटा, है ना, 2 की पावर मान लेते हैं 83 कर दिया जाए, तब आप क्या करोगे, 83 को भाग लगाओगे 4 से, तो भाई उतनी ही बार तो जाएगा, 20 बार, है ना। तो ये हो गया कितना, 20 चौके 80, घटाने पर कितना बच गया, शेष 3। तो 2 की पावर 83 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई। अब मेन दिक्कत होता है जब भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई मान लेते हैं 2 की पावर हो गया 80, तो अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके 80 को भाग लगा देंगे किससे, 4 से। 4 से भाग लगाएंगे तो ये 20 बार जाएगा, और कितने बार हो गया, 20 चौके 80, और क्या बच गया भाई आपके पास, 0। अब जैसे 0 बचेगा दोस्तों, तो 0 को आप पावर नहीं लगाना है, बल्कि अब हम क्या करेंगे, 2, और जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी को हम उसका क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे। ये है इसका कहने का मतलब 4 की साइक्लिसिटी को यदि आपको तोड़ना है छोटे डेटा में, तो हम क्या करेंगे, है ना भाई। जैसे आपकी इकाई अंक पर मिल गया 2 3 7 8 हो, तो इसके घात को किससे भाग देना चालू कर देंगे। जैसे 81 तो 4 से भाग दिए, है ना, भाग देते हैं, और जो शेष प्राप्त होता है, जो भी आपके पास शेष बचेगा वही उस संख्या का क्या बन जाएगा, घात बन जाता है। जैसे 81 को 4 से भाग दिए तो 1 बचा, मतलब मैं 2 की पावर 81 ना लिखकर इसको 2 की पावर 1 लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 2 की पावर 82, है ना, 82 को 4 से भाग दिए तो बचा 2, मतलब 2 की पावर 82 ना लिखकर मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा तो भी कोई इशू नहीं है भाई, मतलब एक ही है। उसी प्रकार 2 की पावर 83 को यदि मैं 83 को 4 से भाग दूंगा तो बच जाएगा 3, मतलब 2 की पावर 83 ना लिखकर 2 की पावर 3 लिखूंगा तो भी कोई इशू नहीं है। मेन दिक्कत होता है यहाँ पर 2 की पावर 80 हो जाए,
तो भाई इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चले गए, तो बचा कितना 0। अब भाई जब पूरा पूरा भाग चले जाए तो जिस अंक से हम भाग दिए, अब हम भाग देते हैं किससे है, 4 से। 4 से भाग देने का कारण क्या है, 4 की होती है साइक्लिसिटी, है ना। तो 4 से भाग दे दिए, मतलब जो भी भाग रहेगा वहां पर भाजक, उसी को हम उसका क्या मान लेंगे, घात। मतलब 2 की पावर 80, शेष फल 0 बचा, तो 0 नहीं चढ़ा देंगे, पता चले 0 चढ़ा दोगे आप, है ना। यहाँ पर तो बाकी जगह किए है नहीं, है ना, 0 नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम भाग दिए हैं भाई 4 से, तो इसकी घात कितना हो जाएगा, 4 होगा। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। आया होगा सबको समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। अब हमारे पास नियम है 2 की साइक्लिसिटी वाले। जब इकाई का अंक आपके पास क्या हो जाए, या तो 4 हो जाए या तो 9 हो, तब की कंडीशन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, जब इकाई का अंक आपके पास क्या क्या हो, 4 और 9 हो जाए तब, है ना। अब मैंने कहा कि घात यदि विषम का हो, विषम कहने का मतलब मान लो 4 के ऊपर 1 का घात हो जाए, 4 के ऊपर 3 का घात हो जाए, 4 के ऊपर 5 का घात हो जाए। आप देख पा रहे हैं भाई 1, 3 और 5 किस प्रकार की संख्या, तो हम कहेंगे विषम संख्या है। मतलब मान लो इस प्रकार की विषम घात आ जाए, तो इसका जो इकाई अंक आएगा 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होगा, 4 की पावर 3 मतलब आप कहोगे कि ये 64 होता है, तो इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा, 4। उसी प्रकार 4 की पावर 5 कर दूंगा तो भी इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों, 4 ही मिलेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है। अब हमारे पास आ जाता है एक तो सम की घात। अब सम की घात मतलब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास 4 की पावर 2 हो जाए, उसी प्रकार 4 की पावर 4 हो जाए, या 4 की पावर 6 हो जाए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2, 4, 6 ये किस प्रकार की संख्या, तो आप कहोगे 2, 4 और 6 हमारे लिए सम संख्या है। और जब घात सम संख्या हो जाए तो इकाई का जो भी अंक बनेगा ये हर बार आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 तो देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये आपको 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक तो किसके लिए, 2 की साइक्लिसिटी वाले के लिए, यदि मान लो इकाई का अंक क्या हो जाए, 4 हो जाए, तब विषम घात के केस में हर बार इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा आपको, 4। और सम घात के केस में हर बार इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी प्रकार यदि मैं 9 की बात करूं तो 9 के भी कुछ कंडीशन होते हैं। 9 यदि मान लो इकाई के स्थान पर है और उसका पावर मान लो विषम संख्या में, जैसे मैंने कर दिया भाई 9 की पावर 1, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 5। आप देख पा रहे हो कि इसका जो घात है 1, 3, 5 ये विषम संख्या में है, तो इसका जो भी इकाई का अंक आएगा, है ना, इकाई का अंक जो भी बनेगा हर बार आपको 9 ही देखने को मिलेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन मान लो यहीं पर मैं बोल दूं कि भाई 9 के जो घात है ये विषम न होकर किस प्रकार के हो जाए, सम संख्या में आ जाए। जैसे 9 की पावर 2 हो जाए, 9 की पावर 4 हो जाए और 9 की पावर 6। आप देख पा रहे हो कि 2, 4, 6 किस प्रकार की संख्या है, तो हम कहेंगे भाई 2, 4 और 6 यहाँ पर सम संख्या है। तो इस सम संख्या होती इसकी इकाई का अंक 1 हो जाएगा, हर बार 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो ये 2 डेटा आपको पता होने चाहिए। क्लियर है। एक बार हम रिपीट मार देते हैं क्या क्या हमने पढ़े हैं, ताकि कहीं भी हमको दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमने ये देखें कि कौन सा भाई, ये हमारे पास कि पहला चीज जो हम यहाँ पर देखें उसको मैं बता देता हूं कि भाई मान लो नियम पहला हमने देखे कि इकाई के अंक पर कौन कौन सा अंक आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो इनके ऊपर चाहे कुछ भी घात रहे, हर बार इकाई का अंक क्या बनेगा, स्वयं वही संख्या हमको देखने को मिलता है। फिर हमने देखे 4 की साइक्लिसिटी। 4 की साइक्लिसिटी में हमारे पास 4 अंक है, कौन कौन से, 2, 3, 7 और 8। मान लो 2, 3, 7 और 8 आपको देखने को मिला, तो हम क्या करते हैं, उसके घात को 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद जो भी हमारे पास शेष बचेगा उसी को हम क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं। और मान लो पूरा पूरा भाग चले गया तो भाई 4 को ही हम अपना क्या मान लेंगे, घात मान लेते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार हमने देखे यहाँ पर 2 की साइक्लिसिटी वाले में केवल 2 अंक है, एक तो हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 6 है। अब 4 और 6 के केस में हमने क्या देखे, एक तो विषम घात वाला और एक देखने को मिल गया हमको सम घात वाला। जब जब विषम घात होता है 4 के ऊपर तो हर बार इकाई का अंक 4 देखने को मिलता है, और जब जब सम घात होता है तब तब इकाई का अंक 6 देखने को मिलता है। उसी प्रकार 9 के लिए भी हमने देखे, एक तो सम घात वाला और एक विषम घात वाला। तो विषम घात वाले में क्या होता है, जब जब विषम का घात होता है हर बार इकाई का अंक 9, और जब जब सम का घात होता है तो हर बार इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये रहा आपके पास यूनिट डिजिट का संपूर्ण, आपके पास जो भी यहाँ सवाल बनेगा, हर एक सवाल बनेगा आप देखना, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि हमारे चैनल जो है सीजी मैपोलॉजी द्वारा, सीजी मैपोलॉजी
मैं आप लोगों के लिए मंडी उपनिरीक्षक के लिए यदि मैथ्स रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स नए पैटर्न पर आधारित आपको यदि परचेज करना है तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपको मंडी उपनिरीक्षक के संपूर्ण है ना कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र 749 रुपए के प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। अब हमारे पास पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करना है। भाई यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, हर बार व्यापम क्या कर रहा है, इसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमसे सवाल बनने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि नीचे दिए गए हमारे पास कुछ 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन आपके सही हो है, कौन से सही नहीं है, इसकी आपको क्या करना है, पहचान करना है। अब हमारे पास कथन पहला क्या कहता है, तो आप कहोगे कि पहला कथन है 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा और कहां तक है भाई, इस प्रकार से ये 99 तक है और बोला गया है कि इसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5। मान लो 3 5 7 9 और कहां तक दिया जाए, 99 तक विषम संख्या। आप देख पा रहे हो कि एक इस प्रकार की संख्या विषम संख्या है ना भाई। तो मान लेते हैं कि 3 5 7 9 कहां तक की 99 तक के संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो क्या जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसकी इकाई का अंक जो भी आएगा है ना, इकाई का अंक 5 आएगा क्या, ये पूछा गया हमसे है ना भाई। क्या है, 5 आएगा क्या, तो हम कहेंगे भाई 5 आएगा। क्यों आएगा भाई, तो आप कहोगे जब जब 5 का गुणा किसी सम संख्या विषम संख्या के साथ होता है ना, हम लिख सकते हैं कि आखिर जब 5 का गुणा किसका, हम लिखेंगे 5 का गुणा किसके साथ होता है, विषम संख्या के साथ होता है, विषम संख्या के साथ, तब इकाई का अंक क्या देखने को मिलता है, 5 देखने को मिलता है। और मान लेते हैं 5 का गुणा जब जब आपके किसके साथ हो जाए, सम संख्या के साथ हो जाता है तो इकाई का अंक हमको क्या देखने को मिलता है, तो आप कहोगे 0। ये होता है 5 के लिए स्पेशल के, जब जब 5 किसी विषम संख्या के साथ गुणज में आएगा तब तब इकाई में 5 को छोड़ेगा और जब जब 5 का गुणा कोई सम संख्या के साथ होगा तब तब इकाई के स्थान पर वो 0 को छोड़ता है। क्योंकि 5 और यहाँ पर 3 है तो 5 आपको देखने को मिलेगा 15, मतलब इकाई का अंक तो 5 होना तय है। यहाँ पर आगे आप देख पा रहे सीरीज में कहीं भी सम संख्या नहीं होगा क्योंकि 3 5 7 9 और 99 तक जा रहा है। इसका मतलब जितने भी संख्या होंगे सब के सब विषम होंगे और विषम का गुणा यदि हम 5 के साथ कर देंगे तो इकाई का अंक तो 5 होगा ही। तो इस आधार में हम कह सकते हैं कि पहला कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। फिर हमारे पास दे रखे हैं 5 की पावर 27 और 4 की पावर 27 में इकाई का अंक 0 होगा क्या, है ना। तो इकाई का अंक 0 होगा क्या, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास तो एक तो 5 की पावर 27 और आपस में गुना है ना, याद रखना 4 की पावर कितना दे रखा है 27। अब 5 के बारे में हम इतना जानते हैं कि जब जब इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 और 6 हो जाए, तो इनके ऊपर चाहे कोई सा भी घात हो इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होता है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई का जो भी रिजल्ट आएगा 5 तो आएगा ही, इंटू कर देते हैं। अब मैं बात करूं 4 की पावर 27, तो मैं बताया था 4 के केस में हमारे पास 2 कंडीशन बनता है, एक तो विषम घात वाला और एक बन जाता है हमारे पास समघात वाला। तो विषम घात में इकाई का अंक 4 होता है और समघात में इकाई का अंक 6 होता है। क्योंकि यहाँ पर 27 जो है ये विषम का घात है तो इसका जो रिजल्ट आएगा 4 आएगा। अब 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 5 चौके 20, मतलब इकाई का अंक कैसे देखने को मिलेगा दोस्तों, 0 देखने को मिलेगा और यहाँ पर दिया गया है 0, मतलब मैं कह सकता हूं कि दूसरा कथन भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे पास, कथन 1 और कथन दोनों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों में सही कथन की पहचान करें। गैर धनात्मक मतलब ऋणात्मक घातांक को धनात्मक बनाने के लिए संख्या मतलब आधार का व्युत्क्रम लिया जाता है बोला गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कथन ये बोलना चाह रहा है कि मान लो मेरे पास a की पावर मैंने कर दिया माइनस का m है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, है ना भाई, धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, माइनस का कितना लिख दिया जाता है 1, है ना, और a की पावर कितना है m, मतलब
यहाँ पर a की पावर माइनस m को यदि मुझे धनात्मक में कन्वर्ट करना है तो अंक को क्या कर दूंगा, मैं व्युत्क्रम में कन्वर्ट कर दूंगा, तब वो संख्या क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। मतलब ये कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा कि जो भी दिया रहेगा मैं उसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। यहाँ पर कथन दूसरा दिया गया है a की पावर माइनस m बराबर 1/a की पावर m का उपयोग करें जहां a का मान 0 हो सकता है। तो एक चीज बताओ, क्या सही में a का मान 0 हो सकता है? यदि मैं कहूं आपको कि भाई a का मान ही यदि मैं 0 कर दूंगा तो 0 के ऊपर यदि 0 का मान लो कुछ भी पावर है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 0 ना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि a की वैल्यू 0 नहीं बल्कि a की वैल्यू इक्वल नॉट 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, a का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। यदि बेशी आपके पास शून्य है तो ये आप व्युत्क्रम में का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगा कथन दूसरा जो होगा दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि यहाँ पर हमारे केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा यहाँ से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर ये दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करके बताना है भाई। हमारे पास दो कथन दिया गया है और इन दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं उसको आपको बताना है। बोला गया है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 2, 5 और 6 हो तो घात धनात्मक अंक हो तो इकाई का अंक स्वयं वह संख्या होता है। मतलब ये बोला गया है कि भाई मान लेते हैं 0 के ऊपर, चलो ठीक है 1 का पावर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 0, 0 के ऊपर 2 की पावर कर दिया जाए तो 0, 0 के ऊपर 3 का पावर करने पर भी 0 हो, ये तो ठीक है 0 के लिए। यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 की पावर 1 करने पर इकाई का अंक 1, 1 की पावर 2 करने पर इकाई का अंक 1, 1 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक, ये भी ठीक है हमारे पास। लेकिन यदि मैं 2 को ध्यान से देखूं तो 2 की पावर 1 करने पर इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 करने पर इकाई का अंक 4 और 2 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक हो जाता है दोस्तों 8। तो स्वयं वह संख्या कैसे हुआ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि ये नहीं हो सकता, है ना, 2 नहीं हो सकता। हमारे पास 4 ही ऐसे अंक है, कौन, 0, 1, 5 और 6, जिनके ऊपर चाहे कोई सा भी घात क्यों ना हो उसका इकाई अंक स्वयं वह संख्या होता है, 2 नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमारा कथन पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। लगातार 15, अब कहां से 15 को चालू करना, तो आप कहीं से भी आपकी मर्जी हो, जहां से भी चालू करो आप चालू कर सकते हो। तो मैंने कहा कि 15 लगातार करना है तो मैं 21 से चालू कर लेता हूं, चाहता तो मैं 1 से भी कर लेता, लेकिन नहीं, आपके संतुष्टि के लिए मैं 21 से करूंगा। 21 गुणा फिर 22 फिर गुणा 23 गुणा फिर 24 गुणा 25, इस प्रकार से मैं टोटल कितना संख्या ले लूंगा, 15 संख्या ले लूंगा। है भाई प्राकृतिक संख्या, लगातार भी है 21, 22, 23। तो क्या सही में इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आपको आएगा लग रहा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं इधर आपको क्या मिलेगा, 30 भी देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब जब इकाई के अंक पर 0 हो और किसी भी अंक के साथ गुणा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी हमारे पास एक लॉजिक है। दूसरा कि 5 का किसी भी संख्या सम संख्या के साथ गुणा 5 के बीच तो भी एक क्या बन जाता है, 0 जनरेट करता है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि कथन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट और राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करना है। बोला गया कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक सम विषम, है ना, क्या है, एक सम नहीं होना चाहिए था, है ना, एक विषम संख्या हो तो हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा बोला गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस प्रकार से कोई भी संख्या उठा लेते हैं भाई। मान लेता हूं मैं a की वैल्यू यहाँ पर आपकी मर्जी के अनुसार 2 ले लिया और b की वैल्यू भी मैंने कितना ले लिया, चलो 3 ले लिया, चलेगा? ठीक है ना, आप कहोगे चलेगा भाई। चलो b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, चलेगा ना, कोई बड़ा अंक नहीं लेंगे, 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 ले लेते हैं और मैं यहाँ पर n चूंकि विषम संख्या तो n की वैल्यू ले लेता हूँ 3। क्लियर है, अब आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पर बोला गया है a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा किससे विभाजित होता है, तो यहाँ पर बोला गया है a प्लस b से विभाजित होता है। तो मैंने एक चीज कहा, यदि ऐसा है तो हम कहेंगे a की पावर, a का मान कितना लिख सकते हैं 2 और पावर में कितना लगा देंगे 3, प्लस फिर हम b का मान लिख देंगे 1 और पावर में लगा देंगे 3। आप देख पाओगे 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8,
प्लस 1 की पावर 3 मतलब 1, तो जोड़ने पर कितना हो गया 9। यदि मैं a का मान रख दूं, a का मान 2 और b का मान 1, तो टोटल कितना हो गया 3। तो मैं ये कहना चाहूं कि 9 को यदि 3 से भाग दूंगा तो क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कथन जो पहला है दोस्तों हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर n के किसी भी धनात्मक मान के लिए 4 की पावर n को 6 से भाग देने पर हमेशा शेष कितना होता है, 4 प्राप्त होता है बोला गया है। अब कोई भी हमको जो भी घात लेना है, कैसे घात लेना है, धनात्मक घात लेना है। तो मैं चलो ले लिया 4 की पावर 1, भाई 1 क्या है, धनात्मक है ना, और 4 की पावर 1 मतलब कितना होता है 4, और 4 को 6 से भाग देने पर, चूंकि 6 से छोटा है 4, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा शेषफल। ठीक है, 4 की पावर 2 करने पर कितना होता है, आप कहोगे 16, और 16 को 6 से भाग देने पर 6 दूनी 12 बच गया कितना 4, ये भी ठीक है। 4 की पावर 3 करने पर ये होता है हमारे पास 64, और 64 को 4 से भाग देने पर भाई 15 चौक 60 होता है, तो बच जाएगा कितना 4। तो मैंने 3 बार बनाकर देखा तो मुझे समझ आ गया कि भाई घात चाहे कुछ भी हो n का मान, यदि जब जब 4 को 6 से भाग दिया जाएगा तो हर बार इतना तो मान लो कि शेष के रूप में हमको 4 देखने को मिलेगा, तो हमारा कथन दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, कथन 1 और कथन दोनों ये हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, फिर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करके आपको क्या करना है, बताना। ये रिपीटेड सवाल है भाई, है ना, ये रिपीट हुआ है, बना चुके हैं। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुना है। कथन दिया गया है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बने 6 अंकों की संख्या केवल 10101 से भाज्य होता है। पहले चीज तो यदि मैं बताऊं कि भाई यदि मान लो मैं कोई भी 3 अंक की संख्या ले लेता हूं, जैसे 123, और 123 को मैं दोहराकर 2 बार लिख दूंगा, 123 और फिर 123, बन गया 6 संख्या। ठीक है, उसी प्रकार और कोई संख्या ले लेता हूं, चलो 2 4 6 ले लिया, है ना, तो 2 4 6, फिर हम लिख देंगे 2 4 6, ये भी हमारे पास कितने संख्या बन गया, 6 अंकों की संख्या। तो इस प्रकार के 2 अंकों को मतलब 3 अंकों को दोहराकर बनाए यदि हम 6 संख्या बना देंगे, तो क्या सही में वो 10101 से क्या होगा, भाज्य होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि मैं 123 को यहां से कॉमन निकाल लिया, 123 को कॉमन निकाल लूं तो अंदर में बच जाएगा 1001 बचता है। 1001 से विभाजित होना चाहिए, 10,120 से 101 से विभाजित नहीं होना चाहिए था, तो कथन पहला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर XYZ मतलब वही है कि ऊपर वाले डेटा की मान लो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर हम 6 अंकों की संख्या बना दे जाए, तो ये विभाजित किससे होगा, 1001 से, 13, 11 और 7 से। तो यदि मैं देखूं कि 123 को यदि मैं बाहर निकाल दूं यहां में से, है ना, इस संख्या से, तो हमारे पास बचा क्या, 1001। 1001 जो है दोस्तों इसके मल्टीपल होता है, 13 भी होता है, 11 भी होता है और 7 भी होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो संख्या 1001 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा और 11 से और 7 से विभाजित होगा। मतलब हमारे पास जो कारण है एकदम क्या है, करेक्ट है। लेकिन कथन कैसा है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा सही हो जाएगा। कथन तो असत्य है लेकिन हमारा जो कारण है ये क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन क्या आपको क्या करना है, पहचान करके बताना है। पहले बोला गया है एक ही संख्या की पुनरावृत्ति समबार हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होता है। एक ही संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार हो जाए, समबार। चलो मान लेता हूं कि मैं मेरे पास भाई 2 है तो 2 की पुनरावृत्ति कर देता हूं, ये 2 बार लिख दिया, या मैं लिख दूंगा 2 2 2 2 4, ये 4 बार लिख दिया, सम संख्या में आ गया ना ये, है ना। उसी प्रकार 2 को मैंने लिख दिया मान लो 6 बार, 2 2 2 और 2, ये कितने बार हो गए, 1 2 और 3। तो भाई ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि 22 2 से आराम से 11 से कट जाएगा 22, है ना, 2222 भी 11 से कट जाएगा, और ये 22 22 22 भी आपके पास क्या होगा, 11 से कट जाएगा। मतलब के वाला जो हमारे पास कथन है एकदम क्या है, करेक्ट है। 2 अंकों को दोहराकर बनी 4 अंकों की संख्या 11 से भाज्य होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास 2 अंक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 23 है और मैं 23 को दोहराकर 2 बार लिख देना चाहता हूं, 23 और 23। तो यहां पर भाई एक चीज देखोगे कि यदि मैं 23 को कॉमन निकाल लूं तो आप कहोगे अंदर में बच कितना जाएगा, 101। अब 23 का तो छोड़ो, 101 क्या 11 से कटता है, तो आप कहोगे 101 11 से नहीं कटेगा। अब जब 101 11 से नहीं कटेगा तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 अंकों को दोहराकर बनी 6 अंकों की संख्या 11 से भाज्य होता है।
अब मान लेते हैं हम 3 अंकों को दोहरा लेते हैं, जैसे 123 है ना, 3 अंकों की, फिर 123 तो इस प्रकार के संख्या को मैं बताया हूं कि यदि मान लो यहां से 123 को कॉमन निकाल दिया जाए तो अंदर में क्या बच जाएगा 1001, और 100 का फैक्टर क्या होता है 13 भी होता है, 11 भी होता है और 7 भी होता है। मतलब ये यदि 1001 से कटेगा मतलब 13 से भी कटेगा, 11 से और 7 से भी कटेगा, तो मैं कह सकता हूं कि एम वाला कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया कि 2 अंकों को दोहराकर बनी 6 अंकों की संख्या 101 से भाज्य होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास कितना ले लेते हैं, चलो 23 है, 23 को दोहराकर मैं फिर से 23 लिख दूं तो यहां से 23 कॉमन निकालूंगा तो अंदर में बच जाएगा 101 बचना चाहिए। मान लो एक बार और 23 लिख दिया है ना, 3 बार बोला है, तो 23 कॉमन निकालने पर अंदर में क्या बच जाएगा, तो 23 कम 23 2 में जाएगा नहीं 0, फिर 23 कम 23 फिर 2 में नहीं जाएगा 0, और फिर 23 कम 23, तो ये किससे कटना चाहिए 10,101 से कटना चाहिए, ना कि 101 से। तो हमारा एन वाला कथन भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे केवल 2 कथन सही हुए, एक तो हमारे के वाला कथन और एम वाला कथन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे और ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल सोच समझ कर क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करके आपको बताना है। पूरा यूनिट डिजिट में लिखा दिया हूं, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन के किसी मान के लिए 2 की पावर एन हो तो इकाई का अंक क्या ये अंक हो सकते हैं। तो हमने देखे हैं कि भाई यदि मान लेते हैं एन के किसी भी मान के, है ना, एन के मान में कोई भी अंक रख सकता हूं, कोई भी अंक, तो आप कहोगे कि भाई 2 की पावर 1 रख कर देखें तो इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 रख कर देखेंगे तो इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 रख कर देखेंगे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो इकाई का अंक 4। तो हमको क्या क्या देखने को मिल गया, 2 मिल गया, 4, 8 और 6, इन्हीं में से तो कोई ना कोई होगा। तो होगा बोला गया, कोई ना कोई होगा, तो मैं कह सकता हूं कि के वाला कथन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। उसी प्रकार एन के किसी मान के लिए 3 की पावर एन हो तो हमने देखे 3 होता है, 9, 7 और 1 होता है, तो एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एन के किसी मान के लिए 7 की पावर एन हो तो इकाई का अंक, अब 7 है, 7 7 49, 9 13, ये भी हो जाएगा आपके पास, और ये भी हमारे पास 7 21 होना चाहिए था क्या यहाँ पर, नहीं 9 7 63, ये भी हमारे पास क्या है, एकदम करेक्ट है। वहां पर आप देखना चार्ट को, चार्ट में आपको हर एक चीज मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 के लिए भी 8 4 2 6, ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। तो हमने देखे कि यहाँ पर हमारे चारों के चारों कथन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को आपको क्या करना है, पहचानना है। पहला दिया गया है 172 गुणित 173 गुणित 174 गुणित 175 को भाग दिया जाए किससे, 13 में भाग दिया जाए तो इकाई का अंक क्या 0 होगा। तो हमको यहाँ पर दे दिया गया, एक तो हम देखें कि 172 गुणित, है ना, 173 गुणित यहाँ पर 174 और गुणित कितना कर देंगे हम यहाँ पर 175 कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, और डिवाइड करना है किससे, हमको 13 से डिवाइड करना है, यही बात है, ध्यान समझना। 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग भी देना है यहाँ पर, है ना। इकाई अंक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर शेष होना चाहिए था, है ना, इकाई का अंक, है ना, शेषफल 0 होगा। नहीं, ठीक है, जो भी आएगा हमारे पास, है ना, देख लेंगे कि जो भी आए। तो आप कहोगे 13 का पहाड़ा पढ़ोगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मान लो यहाँ पर, तो आप कहोगे 13 का पहाड़ यदि हम पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटे ही कर लेते हैं। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 कम 13 बच गया कितना भाई, आप कहोगे 4 हो गया 42, 13 3 39, यहाँ पर 42 था तो बच गया 3, यहाँ पर 3 तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि 72 से एक बड़ा 73 है ना। 74 में 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 6। क्लियर दोस्तों। और यदि हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 13 से भाग देंगे तो बच जाएगा कितना, आप कहोगे 7। ठीक है, 7 छक्के 42, 42 को 13 से भाग देंगे तो बच जाएगा 3, और 3 का गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बचना चाहिए, शेष फल बचना चाहिए 9, है ना। अब बोला गया है इकाई का अंक,
तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं करोगे कि इकाई का अंक क्या होगा, है ना। शेषफल बच रहा है हमारे पास, है ना, तो ये नहीं कह सकते उससे इकाई का अंक, तो ये हमारे पास एकदम डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर इकाई अंक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शेष होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शेष फल होना चाहिए था। शेष फल कितना होगा, 0 होगा, ऐसे डेटा, है ना। इकाई अंक नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, शेष। यदि मान लो ये शेष फल मानकर चलेंगे तो हम कहेंगे के वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया 2 की पावर 16 माइनस 1 17 से भाज्य है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं ये कहूं कि 2 की पावर 16 माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 16 और माइनस 1 की पावर भी 16, है ना। अब 16 लिख दिया तो यहां से हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं क्या, तब आप कहोगे एक साथ यदि लिखना चाहूं तो 2 की पावर 8 के ऊपर कितना लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर माइनस, उसी प्रकार 1 की पावर 8 के ऊपर भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर। तब आप देख पाओगे कि भाई ये हमारे ऐसे दिख गए, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे एक बार प्लस में और एक बार हो जाता है हमारे पास क्या, माइनस में। यही होता है ना भाई, तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास सेम है तो हम लिख देंगे डायरेक्ट इसको क्या, एक बार यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस 1, और एक बार लिख सकते हैं 2 की पावर 8 प्लस का 1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम प्लस वाले डेटा को काउंट नहीं करेंगे। अब प्लस वाले डेटा को काउंट नहीं करेंगे तो काउंट किसको करेंगे हम, केवल निगेटिव वाले को। अब ध्यान समझना, 2 की पावर 8 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं माइनस 1, तो इसको आगे हल करोगे तो 2 की पावर 4 के ऊपर मैं 2 की पावर लगा दूंगा, है ना। उसी प्रकार माइनस 1 की पावर 4 के ऊपर भी मैं यहाँ पर 2 का एक्स्ट्रा पावर लगा दूंगा। क्लियर है भाई, 4 दुनिया। तो आप देख पाओगे कि 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस एक बार निगेटिव, 2 की पावर 4 माइनस 1, और एक बार लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 प्लस का 1 लिख दूंगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, यदि मैं हल करूं इसको कि भाई 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है 16, 16 में 1 कम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 से। उसी प्रकार 2 की पावर 4 16 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17। मतलब ये 16 से भी 15 से भी कटेगा और साथ में किससे कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल वाला कथन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। 7 7 7 कहां तक दिया गया है, 97 तक, और 13 से भाग देने पर शेषफल 7 होगा। तो मैं बताया कि मान लो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाया जाए, ऐसे संख्या 1001 से 13, 11 और 7 से विभाजित होता है, मैं कुछ देर पहले बताया हूं। तो 6 संख्या 13 से पूरी तरीके से कट जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 7 7 7 7 करके कहां तक है, आप कहोगे टोटल 97 तक के है। तो भाई यदि मैं कहूं कि 6 संख्या कट जाएगा तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो हम कहेंगे ये होता है आपके भाई 16 छक्के कितने, 96 संख्या। 96 ऐसे संख्या होंगे जिसको यदि मैं 13 से भाग दूंगा तो ये संख्या क्या होगा, एक ही बार में पूरे के पूरे संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा 97 नंबर का, और 97 नंबर का केवल एक संख्या बचेगा 7, और 7 को 13 से भाग दोगे तो छोटा है, तो आपके पास शेष फल के रूप में कितना बच जाएगा, 7 ही बचेगा। तो एम वाला कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 0 1 5 6 इकाई के स्थान पर हो तो कोई भी घात, मतलब 0 को छोड़कर इकाई का अंक स्वयं 0 1 5 6 होता है, तो एन वाला कथन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 3 कथन सही हुए, एल एम और एन, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा कुछ, है ना, चुनिंदा सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, है ना, यूजफुल रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।